1971 में जिस भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को उठक बैठक करा के 2 महीने तक सरेंडर कराया था, उसके बाद पाकिस्तान में एक पॉलिसी बनी। पाकिस्तान यह समझ गया था कि भारत के साथ डायरेक्ट कन्वेंशनल जो वॉर होगी उसमें मैं नहीं जीत सकते हैं। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसको वो मुझे इतिहास नहीं बताना, वो तो अभी आप 2 दिन पहले जिसे दिल्ली में आपने भेजा है उसने वहीं जाके बताया, आज की जनरेशन देख सकती है। उसके बाद बाकायदा पाकिस्तान पे इस पे मंथन हुआ कि हम भारत के साथ क्या कर सकते हैं। 2 बार हार चुके थे, 65 भी और 71 भी। तब उन्होंने एक डॉक्ट्रिन बनाई पाकिस्तान में, और उस डॉक्ट्रिन का नाम था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। भारत को 1000 जख्म दो और वो रिश्ते रहें। उसके तहत ये आतंकवाद वहां की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, उसका एक अंग है। इसलिए इन्वेस्टमेंट क्या है, एक कसाब के ऊपर 4-5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, उसको ट्रेन करना है, उसको तैयारी करके देना है, पीछे बैकअप का काम हम करेंगे, और कसाब भारत की आर्थिक राजधानी में घुसेगा और जिस तरीके से तबाही मचाएगा, 55,000 करोड़ रुपए का उस दरमियान में पूरी मुंबई को आर्थिक नुकसान हुआ। और एक हमले ने पूरे देश की जो राष्ट्रीय चेतना थी, जो नेशनल विल थी, उसको डरा दिया। आपके कमांडोज ने एक्शन किया, फिर वो मारा गया, फिर उसके बाद में मुकदमा चला। लेकिन एक आदमी पे 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट 6 लाख रुपए का पाकिस्तान ने किया, और उसने भारत में वो तबाही मचा दी जो कि युद्ध के बराबर होती है। आर्थिक रूप से आपने आपकी राजधानी को तोड़ दिया उसने। 4-5 दिन तक मुंबई स्टैंड स्टिल हो गया। लेकिन उसकी तरफ इशारा आरएसएन सिंह साहब ने इस किताब में किया है। पूरी प्लानिंग में, उस 26/11 की पूरी प्लानिंग में भारत सरकार का गृह मंत्री शामिल था, भारत सरकार का सिस्टम शामिल था। यह बात कोई नहीं कह सकता। बड़े सवाल लोग उठाएंगे, एक एक डॉक्यूमेंट इसके अंदर है, पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि 2009 का चुनाव जीतना था। और अगर हम चुनाव नहीं जीतेंगे और हम हिंदू टेरर क्रिएट नहीं करेंगे तो मुसलमान का 100% वोट नहीं मिलेगा हमें। कैसे भारत का होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता के साथ हाई लेवल डेलीगेशन 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचा, पहले से सब कुछ तय था। ये उनके साथ तमाम जो एपरेटस होते हैं, या ये कहें कि 26/11 जैसी स्थिति जब देश में होगी तो उस वक्त जो हमारा सिक्योरिटी एपरेटस होता है, जो वॉर रूम होता है, ऐसी हालत में क्या रणनीति होनी चाहिए, वो तमाम उस रणनीति को बनाने वाले लोग इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे 24 नवंबर को। उसमें एक साहब थे, ऐसा नहीं है कि बहादुर लोग नहीं होंगे उसमें एक साहब थे, ईमानदार थे। वो 24 नवंबर को पहुंचे, उनको रात में सेंस हो गया कुछ गड़बड़ लगता है, उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा था क्योंकि सीधे तौर पे शामिल थे। वो आ गए भारत। लेकिन जो प्लानर थे हिंदुस्तान की, आप सोचिए कि आपके देश की सरकार अपने ही देश के अंदर अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए एक इतना बड़ा हादसा कराए, क्योंकि उसके फॉलआउट से उसकी सरकार बनेगी। ऐसी सरकार को आग लगा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को चौराहों पे घेर घेर के मारना चाहिए। अगर इसमें हत्या का भी आरोप लगे तो कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि यह नस्ल समाप्त होनी चाहिए। मैं नहीं, मेरी आने वाली जनरेशन भुगतेगी। किसी एक को पहल करनी पड़ेगी। भारत की व्यवस्था उनको सजा नहीं दे सकती। वो आज भी इस सत्ता और व्यवस्था के अंदर मजबूत हैं। आपने अभी सरकार बदली है, व्यवस्था नहीं बदली। व्यवस्था परमानेंट है। इसलिए रोज ये जो नए नए ड्रामे होते हैं, ये उसी का असर है। वो आदमी भारत आ गया, और सोचिए कि उसी दौरान में 26-25 तारीख को उनका दौरा समाप्त हो रहा था
क्योंकि मेरा उस मुल्क से ज़रा पास का 12 साल संबंध रहा है तो मुझे उनकी जगह पता है। इस्लामाबाद से ऊपर एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है जिसे मरी कहते हैं। कहा गया कि भाई आप लोग आए हैं पहली बार, हमें मेहमान नवाजी का थोड़ा मौका दीजिए, आप एक दिन और रुकिए और जो मरी हमारा खूबसूरत हिल स्टेशन है ज़रा उसका लुत्फ लीजिए। हमारे यहाँ तो लोग लुत्फ के लिए वैसे बेकार बेचारे दीवाने रहते हैं। पूरी की पूरी दुकान उठ के मरी स्टेशन चली गई और मरी हिल स्टेशन से भारत के और उनके बीच का सारा कम्युनिकेशन जीरो हो गया। और जिस वक्त वो लोग इस्लामाबाद में थे, होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता की देखरेख में, उसमें फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, ये वो सारा का सारा एपरेटस इस्लामाबाद के 30 किलोमीटर ऊपर मरी स्टेशन पे बैठा था और बेहतरीन वहां की एक बियर होती है मरी बियर, उसे पी रहा था। उसी दिन 26 तारीख को दिल्ली में, जिसका मैं खुद गवाह हूं क्योंकि उस वक्त मैं पाकिस्तान मीडिया के लिए भारत से काम करता था, पाकिस्तान का जो वर्तमान फॉरेन मिनिस्टर है शाह मोहम्मद कुरैशी, उस वक्त भी वही फॉरेन मिनिस्टर था। कितना डिजाइन करके बनाया कि दुनिया का कोई आदमी ये शक ही ना कर सके। पूरा टॉप डेलीगेशन भारत का एपरेटस इस्लामाबाद में और पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली के अंदर महलाओं का प्रेस क्लब है IWPC, इंडियन वुमेन्स प्रेस कोर, विंडसर पैलेस जहां मेरिडियन होटल बना है उसमें बैठा हुआ था। कोई सोच सकता है कि ऐसी कोई प्लानिंग हुई होगी? इसलिए जो सिंह साहब कह रहे हैं, न कोई दुनिया की ताकत भारत को ईस्टर्न बॉर्डर पे न वेस्टर्न बॉर्डर पे भारत की न 1 इंच जमीन ले सकती है, न भारत में घुस सकती है। भारत को जहां बाहर से भी आपको खतरा लगता है, उसके मुकाबले के लिए भारत की सेना उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। उसकी सैन्य शक्ति पे आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। ये राफेल है, ये मिराज है, ये है, वो है, ये सब कुछ है। भारत को आज जो सबसे बड़ी बात, जो पुराने आर्मी चीफ थे मिस्टर रावत, जनरल रावत ने जो कहा था कि भारत 2.5 युद्ध में ग्रस्त है, क्योंकि वो आर्मी वाला है। अरे इसी देश में रहता है, इसी देश को देखता है, सब कुछ उनकी आंखों के अलग हो रहा है ऐसा नहीं, उनको सबको पता होता है, लेकिन वो बेचारे एक अपने डिसिप्लिन में होते हैं, इसलिए सिविलियन मैटर में दखल नहीं देते। भारत को इसके अस्तित्व से लेके आज तक अगर सबसे बड़ा खतरा है तो इसको थर्ड फ्रंट जो भारत के अंदर है, भारत के अंदर जो करोड़ों गद्दार हैं, जो अलग अलग शक्लों में हैं, वो यूनिवर्सिटीज में हैं, वो एंटरटेनमेंट में हैं, वो व्यवस्था में हैं, वो IAS में हैं, वो PCS में हैं, वो जुडिशरी में हैं, वो प्रोफेशनल पिटिशनर हैं, और एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। जैसे ही कोई बुरहान वानी नाम का आदमी आतंकी मार दिया जाएगा, यकायक कुछ लोग उसकी सपोर्ट में दिल्ली में रैली निकालेंगे। कुछ मीडिया ये कहेगा कि देखिए गरीब बेचारा पोस्ट मास्टर का बेटा था। एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि भारतीय सेना ने कोई जघन्य अपराध किया है, किसी गरीब बेचारे को मार दिया है। इसलिए अफजल गुरु को फांसी देंगे तो कहेंगे कि अफजल गुरु जो था वो निर्दोष था, उसे भारत की जुडिशरी ने मार दिया। याकूब मेनन को सजा होगी, इसी संविधान के तहत होगी, और वही अल्ट्रा सेकुलर सरकार के दौर में होगी, तब भी याकूब मेनन का फांसी जो है भारत की जुडिशरी का जुडिशियल किलिंग है। ये नैरेटिव बनाते हैं। लेकिन इन्हीं युवाओं से पूछना चाहता हूं कि याकूब मेनन जिस दिन मरा था, सब जानते हैं कि उसने 1993 में क्या किया था। इसलिए आप फैसला करें, जो भाई भाई की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। इसका टेस्ट हम पिछले हजारों साल से दे रहे हैं। ये जो पूरी फहरिस्त गिनाई कि किसने मंदिर तोड़ा, फिर किसने बनाया, फिर किसने मंदिर तोड़ा, फिर किसने बनाया, चाहे वो काशी का हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे अयोध्या का हो, चाहे 30-40
1000 मंदिर टूटे हुए, ये किसने तोड़े भाई? जमीन नहीं मिल रही थी क्या उनको? मंदिरों को तोड़ने की वजह क्या थी? मंदिर सनातनी हिंदुओं के सम्मान का प्रतीक है। उस सम्मान को तोड़ो। और आप देखिए कि वो कितने शातिर थे, उन्होंने आपके मंदिर तोड़े, तोड़ के वहां अलग मस्जिद बना देते, तब भी कुछ हद तक समझ में आता। उन्होंने हर मंदिर आपका ऐसा तोड़ा है कि मंदिर तो दिखे, बाबा विश्वनाथ पे आप जाएं, जल चढ़ाएं और इस बात के लिए अपने पूर्वजों को कायर समझें, अपने होने पे आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो कि जिस बाबा विश्वनाथ के सामने जो नंदी बैठा है, वो नंदी 500 साल से इस बात का इंतजार कर रहा है कि जो उसके सामने बाबा विश्वनाथ होने चाहिए थे, वहां मस्जिद खड़ी करती है। बार बार आप देखें, इसलिए हर मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाइए ताकि मंदिर रहे, ताकि आने वाली नस्लें इस बात का एहसास करें कि तुम्हारे बाप दादा कायर थे, तुम्हारे सम्मान का प्रतीक, तुम्हारे आस्था के प्रतीक को हमने तोड़ के उस पर मस्जिद बनाई है। यह डेलिब्रेट किया गया।